तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक इंटेंस और सस्पेंस से भरी मूवी डोंट मूव के बारे में। इस फिल्म में एक औरत अपने स्याह माजी को समझकर एक ऐसी खतरनाक सूरत हाल में फंस जाती है जहां इसकी सर्वाइवल की कहानी अपने आप में एक थ्रिलर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ग्रेपिंग मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। फिल्म शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम आयरस है, जो इस वक्त अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और किसी चीज का दर्द इसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। अगली सुबह जब वो जागती है तो अपनी कार के साथ जंगल की तरफ जाती है। फिर वो जंगल से गुजरते हुए एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचती है। यहाँ पर पहुंचकर हमें पता चलता है कि आयरस का एक छोटा बेटा था, किसी वजह से वो इंतकाल कर चुका था, इसलिए आयरस इन दिनों बहुत ज्यादा उदास रहती थी। लेकिन वो अपने बेटे की मौत का खुद को जिम्मेदार समझती थी। अब वो इस दुनिया को छोड़कर अपने बेटे के पास जाना चाहती है, यानी वो अपनी जान लेना चाहती है। इसलिए वो पहाड़ के किनारे पर खड़ी हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वहाँ एक लड़का आ जाता है जिसका नाम रिचिड है। इसकी हालत देखकर रिचिड को भी समझ आ गया था, वो खुद को खत्म करना चाहती है। फिर आयरस को रोकने के लिए वो इससे बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि देखो आज मौसम कितना खूबसूरत है, हमें रोज ऐसे मौसम कहाँ देखने को मिलते हैं। ये हमें हमारी जिंदगी की अहमियत का एहसास दिलाना चाहता है। अगर हमारे पास जिंदगी है तो हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। आयरिस को समझ आती है। वो कहती है कि मुझे मजीद रोकने की कोशिश मत करो, मुझे इस दुनिया से जाने दो। जब रिचिड कहता है कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, अपनी जान क्यों लेना चाहती हो, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो, क्योंकि इस जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है। मसाइल तो सबकी जिंदगी में आते हैं, खुशी गम सुख चैन ये सब चीजें हमारी लाइफ में आती जाती रहती हैं, इसलिए हमें इनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। फिर आयरस इसे बताती है कि मेरा एक छोटा बेटा था, मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से इसकी जान चली गई। मैं इसके सदमे से नहीं निकल पा रही हूँ, शायद ये गम सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। तो क्या यह बेहतर नहीं कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूँ। कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें जितना समझाना था समझा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो करना है वो करो। ये कहकर वो जाने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बातों का आयरस पर असर हो जाता है, इसलिए वो अपनी जान लेने का इरादा बदल देती है और वहां से वापस जाने लगती है। वो रिचर्ड से काफी देर तक बातें करती रहती है और दोनों चलते हुए अपनी कारों के करीब आ जाते हैं। रिचर्ड इसे कहता है कि दोबारा ऐसा ना करना। आयरस भी अपनी कार में जाने लगती है, लेकिन बात करने के बहाने रिचर्ड अपनी कार से बाहर आया। इसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक छतरी थी जिसे वो आयरस के पेट में घोंपकर इसे एक जोरदार झटका देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर रिचर्ड इसके हाथ और पांव बांधकर इसे अपनी कार में डाल देता है और इसे अपने साथ ले जाने लगता है, क्योंकि वो दरअसल एक कातिल था। इसकी जहनी हालत ठीक नहीं थी। बहरहाल कुछ देर के बाद जब आयरस को होश आता है तो वो इससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हो। वो रिचर्ड को बातों में लगाना चाहती है क्योंकि वो अपनी घड़ी से अपने शोहर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड को इस बात का पता चल जाता है। वो कहता है कि किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, वरना मैं इतना पागल नहीं कि तुम्हारे हाथ में घड़ी को छोड़ देता। जब आयरस अपनी जेब चेक करती है तो इसे एक छुरी मिलती है। छुरी की मदद से वो अपने हाथ की रस्सी काटने की कोशिश करती है। इसी दौरान वो रिचर्ड से बातें करके इसका ध्यान हटाने की भी कोशिश करती रहती है, ताकि इसे इसका अंदाजा ना हो कि वो अपने हाथ की रस्सी काट रही है। और जब वो रस्सी काट लेती है तो अचानक रिचर्ड पर हमला करती है, जिसकी वजह से इसकी कार का तवाज़ुन खराब हो जाता है और कार एक दरख्त से टकरा जाती है। इस हादसे की वजह से दोनों थोड़ा सा जख्मी हो जाते हैं। अपना ख्याल रखते हुए आयरस इस पर दरख्त के पास हमला करती है। इसने इसे जोर से मारा और आयरस और रिचर्ड दोनों कार के बाहर गिर जाते हैं। आयरस बगैर वक्त जाया किए अपने पैर की रस्सी काट लेती है, लेकिन इसके भागने से पहले रिचर्ड इसके सामने आ जाता है, जिस पर वो इसे छुरा घोंपती है। वो कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने अपनी सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन दिया है जो तुम्हारे पूरे बदन को फेल कर देगा, यानी तुम्हारा जिस्म कुछ घंटों तक काम करना बंद कर देगा। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, तुम जो चाहती हो कर लो। तुम भाग के अपनी जान बचा सकती हो, क्योंकि धीरे धीरे इंजेक्शन का असर शुरू हो जाएगा और जिस्म का हर हिस्सा फेल होना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल 20 मिनट्स के बाद जब तुम अपनी उंगली भी नहीं हिला पाओगी, तब तुम एक चलती फिरती लाश बन जाओगी और तुम्हारे 20 मिनट का वक्त अब शुरू हो गया है। ये सुनते ही वो छुरी वहाँ फेंक कर जंगल की तरफ दौड़ जाती है। अब जितना वो अपने जिस्म पर जोर लगाएगी, इतनी जल्दी इंजेक्शन का असर होता रहेगा, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जब वो थोड़ा दूर आई तो इसे एहसास होता है कि मेरे हाथ और पैर काम करना बंद कर रहे हैं, इसका जिस्म फेल हो रहा है, जिसकी वजह से इसके लिए चलना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि रिचर्ड से दूर चली जाए। फिर वो वक्त आता है जब इसका दूसरा पैर भी काम करना बंद कर देता है और अब वो बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, इसलिए वो लेटकर आगे बढ़ने लगती है और आयरस एक जगह जाकर छुप जाती है। और जब वो इसे वहां नहीं मिलती तो रिचर्ड दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन
आयरस के चेहरे पर बहुत सारे कीड़े चलने लगे थे, जिसकी वजह से वो चीख मारती है और इस रिचर्ड को पता चल जाता है कि वो कहाँ है, लेकिन इसके आयरस तक पहुंचने से पहले वो पानी के अंदर चली जाती है और वहां से निकलकर आगे बढ़ने लगती है। रिचर्ड इस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो क्योंकि तुम तैर नहीं पाओगी। वो बिल्कुल भी तैर नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी एक जगह आने के बाद वो बहुत मुश्किल से नदी से बाहर आती है। फिर लेटकर वो नदी से दूर जाकर लेट जाती है। 20 मिनट्स पूरे हो चुके थे, यानी वो बिल्कुल फेल हो चुकी थी और जहाँ वो लेटी थी वहाँ ही लेटी रह गई। वो सिर्फ अपनी आंखों को ही हिला पा रही थी। कुछ देर के बाद कोई वहाँ घास काटने आता है, जो आयरस को इस तरह लेटे हुए देखता है और पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वो अपने जिस्म को सीधा भी नहीं कर पा रही थी। वो बुजुर्ग इसका जिस्म सीधा करता है। इसे ये पता चलता है कि वो सिर्फ अपनी आंखें हिला सकती है। बूढ़ा आदमी इससे पूछता है कि क्या तुम्हें मुश्किल है। फिर वो एक दफा अपनी आंख को बंद करके खोलती है और जब इसे इनकार करना होता तो वो 2 दफा आंख बंद करके खोलती है। बूढ़ा आदमी इससे कहता है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं अंदर से कुछ लाता हूँ। बूढ़ा आदमी एक ट्रॉली के साथ बाहर आया। वो आयरस को इसमें डालकर घर के अंदर ले जाता है। फिर अचानक किसी ने दरवाजा खटकाया और आयरस अपनी आंख को 2 दफा बंद करके खोलती है। बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि जो भी दरवाजे पर आया है वो आयरस के लिए खतरा है और जब बूढ़े आदमी ने देखा तो वो वाकई ही रिचर्ड था जो बूढ़े आदमी के साथ ये कर रहा था। जैसे इसकी हालत बहुत खराब है और इसे मदद की जरूरत है, वो फौरन बूढ़े आदमी के घर के अंदर आया। फिर वो बूढ़े के सामने बैठ गया और जोर जोर से रोने लगता है। बूढ़े आदमी ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम कुछ बताओगे या बस रोते ही रहोगे। रिचर्ड कहता है कि मेरा बेटा मर गया है। शौक की वजह से मेरी बीवी का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया। हम जंगल में बैठे थे लेकिन अचानक वो गायब हो गई। मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगा वो यहाँ होगी इसलिए मैं यहाँ इसे ढूंढने आ गया हूँ। ये सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम इसे फोन क्यों नहीं करते, लेकिन इसका फोन कहीं खो गया है। फिर हम देखते हैं कि बूढ़े आदमी ने आयरस को सोफे के पीछे डाल दिया था। वो रिचर्ड के बिल्कुल पीछे थी लेकिन वो इसे देख नहीं सकता था। रिचर्ड फिर से रोने लगता है। वो कहता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि अगर मैं इस वक्त पर ढूंढ नहीं पाया तो इसका जिस्म खराब हो जाएगा, तो वो मर भी सकती है। अब बूढ़ा आदमी इनकी बातों पर सोचने लगता है लेकिन इसे कुछ कहने का मौका नहीं मिलता कि रिचर्ड का फोन चलने लगता है। ये देखकर बूढ़े आदमी को शक हो जाता है क्योंकि इसने कहा था कि मेरा फोन कहीं खो गया था। तो अब बूढ़ा आदमी इसे कहता है कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। और जैसे ही बूढ़ा आदमी फोन करने लगता है रिचर्ड अचानक इस पर हमला करता है जिसकी वजह से फोन गिर जाता है। अब चाहे वो बूढ़ा था लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो आसानी से रिचर्ड को काबू कर लेता है और फिर काफी मारता है, लेकिन इस गलती के बाद रिचर्ड के हाथ में एक चाकू आ जाता है जिसे वो बूढ़े आदमी की टांग में डाल देता है। दर्द से वो बैठ जाता है। फिर रिचर्ड इस चाकू को बूढ़े आदमी के पेट में घोंप देता है और इस तरह बूढ़ा आदमी मर जाता है। अब रिचर्ड घर के बाहर चला जाता है और पेट्रोल लेकर घर के वापस अंदर आता है क्योंकि वो सब कुछ जलाना चाहता था और खत्म करना चाहता था। वो हर जगह पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। खिड़की का पर्दा उठने और गिरने लगता है। अपनी तरफ इसका ध्यान खींचने के लिए रिचर्ड देखता है कि घर के अंदर कोई मौजूद है। वो जल्दी से घर के अंदर आ जाता है जहां इसे फिर से आयरस मिलती है। वो इसे उठाता और ट्रक में डालता है और यहां से चला जाता है। अब आयरस को अपनी जान बचानी थी इस आग से, वरना वो कभी भी ये नहीं करती। रिचर्ड को किसी की अचानक से कॉल आ जाती है। जब इसने कॉल उठाई तो वो इसकी बेटी थी। आयरस को इसकी कॉल से ये पता चला कि रिचर्ड की एक बीवी और एक बेटी भी है। वो कहती है कि पापा मैं तुम्हारे पास माँ के साथ आ रही हूँ। रिचर्ड कहता है कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ इसलिए मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। ये सुनकर इसकी बीवी कहती है कि तुम बहुत देर अकेले रह चुके, अब मैं तुम्हें और देर अकेला नहीं रहने दूंगी। अब रिचर्ड की बीवी और बेटी इसके पास आ रही हैं और जब आयरस ट्रक में अकेली थी वो अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है लेकिन इसकी हालत की वजह से वो ये नहीं कर पाती। फिर एक छोटा लड़का ट्रक के पास आता है। ये देखकर आयरस अपने बेटे को याद करने लगती है। वो अपने साथ गुजारे वक्त को याद करती है लेकिन फिर लड़के की माँ आती है और इसे वहाँ से ले जाती है। फिर रिचर्ड भी वापस आता है। वो ट्रक को लेकर आगे बढ़ने लगता है। आयरस को ट्रक में छोड़कर वो अपनी कार को ठीक करने के लिए अपनी कार के पास जाता है। इस दौरान इसने अपनी कार से एक और इंजेक्शन निकाला। वो इंजेक्शन ट्रक में बैठी आयरस को लगा देता है ताकि आयरस दोबारा से पैरालाइज हो जाए। जब वो अपनी कार ठीक कर रहा था तब एक पुलिस ऑफिसर वहां आता है। जब वो आयरस को देख रहा होता है तब रिचर्ड ऑफिसर के सामने आता है तो इससे बात करना शुरू करता है। ऑफिसर इससे कहता है कि आपकी कार की रिपोर्ट टच की गई है। ये सुनकर रिचर्ड कहता है कि अरे अरे सर, ये कार मेरे दोस्त की है और मेरी बीवी काफी
नशे में थी, इसलिए इसने कार को दरख्त से टकरा दिया और एक्सीडेंट की वजह से कार टूट गई। मैं अपनी बीवी को ट्रक में छोड़कर आया हूँ। अब मैं नया ट्रक लाया हूँ ताकि अपने दोस्त की कार ठीक कर सकूं और अपनी बीवी को यहाँ से ले जा सकूं। ऑफिसर पूछता है कि क्या मैं आपकी बीवी से बात कर सकता हूं? तब रिचर्ड कहता है कि आप इससे बात नहीं कर सकते। वो थोड़ी देर के लिए विंडो नीचे करता है। जैसे ही ऑफिसर का ध्यान इधर जाता है, वो आयरिस से बात करने के लिए जाता है। ऑफिसर भी ट्रक में रखे इंजेक्शन को देखता है जो रिचर्ड ने रखा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रिचर्ड उस पर हमला करता है। फिर वो उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि ऑफिसर वहीं पर मर जाता है। फिर वो ऑफिसर की लाश अपनी गाड़ी में डालता है और इसमें पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देता है और यूं वो ऑफिसर का काम भी खत्म करता है। एक बार फिर वो अपने ट्रक को लेकर रवाना हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता आयरिस पर पैरालाइजिंग का असर खत्म हो जाता है और अब वो बोलने के काबिल हो गई थी। वो रिचर्ड से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी एक बीवी और बेटी है जिन्हें तुम बहुत मोहब्बत करते हो। अभी वक्त है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम मुझे सड़क के किनारे छोड़ सकते हो और यहाँ से जा सकते हो और अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए वो तुमसे मिलने आ रही है ताकि तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजार सके। तुम्हें इनके साथ वक्त गुजारना चाहिए, वो तुम्हारी फैमिली है और सबसे अहम बात फैमिली की। ये सब कहकर वो रिचर्ड को जज्बाती बनाना चाहती थी, लेकिन वो जज्बाती नहीं होता और उसे झील के किनारे ले आता है। कहती है कि ये हमारा आखिरी स्टॉप है। अब आयरिस ने वो इंजेक्शन लिया जिससे वो रिचर्ड पर हमला कर देती है, लेकिन वो इंजेक्शन को दबाकर रिचर्ड पर नहीं लगा पाती। रिचर्ड को कुछ नहीं होता, वो बच जाता है। फिर रिचर्ड अचानक खुद को इंजेक्शन से दूर फेंकता है और कहता है कि तुम हार चुकी हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हारे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ये सुनकर आयरिस रोने लगती है। वो कहती है कि बराह करम मुझे जाने दो, मेरा शोहर मुझे तलाश कर रहा होगा। रिचर्ड कहता है कि कभी नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी नहीं बख्शूंगा। वो आयरिस को दरिया के किनारे खींच कर ले जाता है। वो इसे कश्ती में डालकर दरिया के बीच में ले जाने लगता है क्योंकि इसका प्लान था कि आयरिस को वहां डुबोकर मार देगा। फिर आयरिस की नजर इसके पीछे गई। वो देखती है कि रिचर्ड के पास वहाँ एक चाकू है। वो रिचर्ड से कहती है कि मेरी आखिरी जेब में मेरे बेटे की एक तस्वीर है, मैं मरने से पहले इसे देखना चाहती हूँ, तो मेहरबानी वो तस्वीर पीछे से निकाल कर मुझे दे दो। अब जैसे ही रिचर्ड तस्वीर निकालने के लिए झुकता है, आयरिस चाकू निकाल कर अपने पीछे छुपा लेती है। जैसे ही रिचर्ड पीछे हटता है, आयरिस कश्ती को हिलाना शुरू कर देती है जिससे रिचर्ड पानी में गिर जाता है और इसका गन कश्ती पर गिर जाता है। जैसे ही रिचर्ड कश्ती पर हमला करता, आयरिस गन उठा लेती है और रिचर्ड पर लगातार गोलियां चलाती है जिससे वो जख्मी हो जाता है और दोबारा से पानी में गिर जाता है। आयरिस ने सोचा कि वो महफूज है, लेकिन वो अब भी मुश्किल में थी क्योंकि गोलियों की वजह से कश्ती में काफी ज्यादा सुराख हो गए थे जहां से पानी आने लगा। जैसे ही इसने देखा, सारी कश्ती डूबने लगती है जिससे आयरिस भी पानी के नीचे जाने लगती है और जैसे ही वो पानी से बाहर निकली, वो बैठ गई। वो अपने बच जाने पर बहुत ज्यादा खुश थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं एक कातिल से बच गई। फिर उसने देखा कि रिचर्ड भी पानी से बाहर आया, लेकिन गोलियों की वजह से वो बहुत बुरी हालत में था। अब आयरिस एम्बुलेंस को बुला सकती थी ताकि रिचर्ड की जिंदगी बचाई जा सके क्योंकि वो मदद के लिए भीख मांग रहा था। क्योंकि रिचर्ड ने इसको बहुत ज्यादा तंग किया था, इसलिए उसने रिचर्ड को इतनी तकलीफ में छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। और इसके साथ ही इस फिल्म की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।